नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर चौहान। स्टेट टाइम्स में हम आपको अलग अलग पर्सनालिटीज़ से मिलवाते रहते हैं और आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो एसपी रियासी, एसपी पुलवामा, एसएसपी जम्मू, एसएसपी एनएचआरसी और आईजी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के साथ साथ 24 साल की अलग अलग जगहों पर सर्विस दे चुके हैं। उसके साथ ही वो अब आईजी जम्मू हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईपीएस मुकेश सिंह जी की, जिन्हें हाल ही में 15 अगस्त में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। सर, स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक आपको। शुक्रिया। सर, एसएसपी जम्मू से आईजी जम्मू का सफ़र कैसा रहा? क्या चेंजेस महसूस आपने किए हैं? देखिए, हालात जम्मू कश्मीर के बदलते रहते हैं। जब मैं एसएसपी जम्मू लगा था तो उस वक़्त मिलिटेंसी जो थी काफ़ी पीक पे थी, लेकिन एक डिक्लाइन शुरू हुई थी उसकी। और जब मैं एसएसपी जम्मू से ट्रांसफ़र होके दिल्ली चला गया तो तब तक मिलिटेंसी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी थी। उसके बाद मैंने काफ़ी अरसा दिल्ली में गुजारा, जिसमें कि एनआईए की फॉर्मेशन, उनकी इन्वेस्टिगेशंस, उनका जो शुरुआती 5 साल का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा हमारे लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, बिल्कुल ज़ीरो से अपने लेवल तक खड़ा करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। जी। और उस पे मैंने जो काफ़ी अपना योगदान दिया। और यहाँ तक कि जो पहली केस जो इन्वेस्टिगेशन के लिए दी गई एनआईए को, जो कि गुवाहाटी का केस था, उसका मैं चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी रहा। नॉर्मली एसएसपी जम्मू खुद तफ्तीश करने का उनको वक्त नहीं मिलता है, लेकिन एज एसएसपी एनआईए खुद अपने हाथों से सारी तफ्तीश करना और केस को अपने अंजाम तक पहुंचाना, उसमें खुशी की बात यह है कि जो उसमें चार्जशीट की गई तकरीबन 8 साल के बाद उसकी जो रिज़ल्ट आई ट्रायल की, उसमें 14 के 14 मुलजिम कन्विक्ट हो गए। उसमें कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। तो ये जो एक सीखने का भी दौर रहा कि जो काम हम खुद नहीं कर पाए वो वहाँ जाके खुद किया हमने, और एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का भी काम रहा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र रहा। उसके बाद मैं यहाँ वापस आ गया और आईजी आर्म्ड भी रहा, आईजी पर्सनल भी रहा। उसके बाद फिर से एक पोस्टिंग जो डेपुटेशन हमारी हुई एनआईए में, तो आईजी एनआईए के तौर पे मैं वहाँ गया। और इस बार और भी बड़े बड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशंस को देखने का मौका मिला। मिसाल के तौर पे पठानकोट एयरबेस अटैक, उसको सुपरवाइज़ किया हमने। और उस पर ख़ास बात ये थी कि पहली बार, या कहें कि दूसरी बार आफ्टर मुंबई अटैक, पाकिस्तान की एसआईटी को भेजा गया, जो ये दिखलाता है कि पाकिस्तान ने ये एक्नॉलेज किया कि उनकी सरजमीन से कुछ लोग निकले, कुछ आतंकवादी निकले और उन्होंने यहाँ हमला किया। ये उन्होंने अभी तक 2 ही बार रिकॉग्नाइज़ किया है। एक मुंबई हमले पे, जबकि बिल्कुल इररिफ्यूटेबल एविडेंस उनके पास थी, और उसी तर्ज की एविडेंस यहाँ ज़रूरत थी, जिसके बुनियाद पे उन्होंने ये फिर केस रजिस्टर किया। तो उनकी एक एसआईटी आई, उनके साथ मिलना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके तरीके समझना, उनको बताना, उनको ये कन्विंस करना कि ये आपके कुछ लोग यहाँ पे आतंकवादी आए हैं और उन्होंने हमला किया, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। इस तरह से और भी कई बड़े बड़े केसेस, पुलवामा अटैक केस, उड़ी केस, सुंजुआ अटैक केस, ये सारे बड़े बड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज़ करने का हमें मौका मिला। और उसके बाद ये सफ़र यहाँ पे दोबारा मुड़ के वापस आ गए हम जम्मू की तरफ, और बतौर आईजी जम्मू तैनात हैं। तो सर, एनआईए और एक रेगुलर सर्विस में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग और सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग में बहुत फ़र्क है। स्टेट गवर्नमेंट में चूँकि डे टू डे मैनेजमेंट करना होता है, कई सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जैसे प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हमें फेस करना पड़ता है डे टू डे। दिल्ली में ये डे टू डे वाली जो है एज एनआईए या एज सेंट्रल पुलिस फोर्स, डे टू डे ये
हमें फेस नहीं करना पड़ता है। दूसरी जी, वर्किंग का जो एक प्रोसीजर है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ जैसे हम जो काम करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, यहाँ पे SDDOs, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स, कुछ ऑडिट पैरा का यहाँ आना, एक दो केसेस की पॉइंट आउट करना कि ऑडिट में ये ऑब्जेक्शंस आए हैं, वो यहाँ नॉर्मल है। और जो दिल्ली में एक भी पैरा आना ये अपने आप में एक चिंता का विषय होता है, उस पर काफ़ी गंभीरता से इसको लिया जाता है, ये फ़र्क है। इसके अलावा जो जो रोज़ की जो दौड़ भाग होती है, जो फील्ड की होती है, वो वहाँ नहीं होती। वहाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस का स्कोप रहता है, जो कि फील्ड पोस्टिंग्स में जो स्टेट में हम करते हैं उस पे वर्क लाइफ बैलेंस एक तरफ से आप कह लें कि वो उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ऐसा स्कोप रहता है कि हम अपने बच्चों की या अपने परिवार की या अपने माँ बाप की जो ख्याल रखें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। तो ये फ़र्क है दिल्ली में और स्टेट में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और मेरे हिसाब से सभी को सेंट्रल डेपुटेशन कभी ना कभी करना चाहिए। सर, जम्मू के कुछ मुद्दों की बात करें तो जिनमें CCTV जैसे काफ़ी जगहों पर इंस्टॉल किए गए हैं, कुछ वर्किंग है, कुछ नहीं भी चलते हैं और रिपेयरिंग के लिए भी खर्चा आता है, तो फिर उन्हें रिपेयर करने में क्यों डिले होता है? एक तो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली अपग्रेड होती रहती है। जो यहाँ शहर में CCTV लगे थे वो 2007-8 के आसपास लगे थे। अब वो एनालॉग कैमरास थे, वो डिजिटल नहीं थे, उनमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती थी, कई किस्म की परेशानी है। आजकल बहुत ही चेंजेस हो गए, उनकी पिक्सल की क्वालिटीज़ जो है, पिक्सल बहुत लो पिक्सल होते थे यहाँ पे, आजकल मिनिमम 2 मेगापिक्सल की जो कैमरा क्वालिटी है। तो ये जो भी अब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लाएं आप, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो, तो आज ये है कि 2-3 साल के अंदर वो आउटडेटेड हो जाता है। फिर वो जो नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं उनके साथ पैचअप करने की गुंजाइश रहती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल पहले कैमरा लगा उसको हम रिपेयर करते करते चलाते रहें, वो अब वो मसला प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो आज के दिन में जैसे वो कैमरे उनको हटाने का टाइम आ गया है, उनको राइट ऑफ करने का टाइम आ गया है। नए सिरे से बिल्कुल जो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं, चाहे वो PTZ कैमरा हो, आजकल ANPR कैमराज आ गए हैं जो नंबर प्लेट रिकग्निशन वाले, वो रिकग्नाइज करते हैं उसको ऑटोमेटिकली, वो आपके सॉफ्टवेयर पे डाल देते हैं। तो टाइम ये आ गया है कि पुराने को बदल दिया जाए, नए को ले आया जाए। उसकी एक प्रोसीजर चल रही है जम्मू कश्मीर में, और मेरे ख्याल से 6-8 महीने के अंदर ये नए सारे सिस्टम्स इन प्लेस हो जाएंगे। ओके सर, थेफ्ट केसेस जो हैं वो भी लगातार जम्मू में बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिन लोगों के घरों में चोरियां होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं थाने बार बार जाकर काफ़ी मेंटली हरास्ड होना पड़ता है। तो उन कंसर्निंग ऑफिसर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे पर्सनल बहुत सारे टॉपिक हमारे पास भी आते हैं, तो उन कंसर्निंग ऑफिसर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो थेफ्ट केसेस की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केस हमारे पास होगा जिसमें थेफ्ट हुई हो और केस रजिस्टर ना हुआ हो। आजकल फ्री रजिस्ट्रेशन है, कभी भी कोई भी थाने में अप्रोच कर सकता है। हम उससे शुरुआती ये नहीं पूछते कि भाई आप चोरी कैसे हुई, कहाँ हुई। इनफैक्ट हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी जो भी रिपोर्ट है उसको ले लिया जाए और उसकी कॉग्निजेंस ली जाए, FIR लगा दी जाए। अब रही थेफ्ट केसेस को सॉल्व करने की बात, तो वो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और आप देखेंगे कि कई केसेस हमने सॉल्व भी किए हैं, चाहे वो व्हीकल थेफ्ट्स की हो, चाहे हाउस बर्गलरीज की हो, चाहे वो चेन स्नैचिंग्स की हो। ये सारा प्रिवेंट करना या रोक देना मुश्किल काम है, क्योंकि जो चेन स्नैचर है या थेफ्ट जो करता है, ज़रूरी नहीं कि शौकिया करता हो, कोई अपने नीड्स के कारण करता हो, कुछ करता हो। तो इसको प्रिवेंट करना कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिटेक्ट करना, उसको सॉल्व करना एक हमारे जो है काम के दायरे में आता है, और उसके लिए हम काफ़ी प्रयास करते हैं। हमें कई सारे फीडबैक्स भी मिले हैं
एक दो ट्वीट्स भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि भाई हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं जम्मू पुलिस से, जिन्होंने हमारे केस को इतनी जल्दी सॉल्व किया। मोटरसाइकिल थेफ्ट्स के कई केसेस हैं जो हमने उनको रिस्टोर किया। यहाँ तक कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जब ज्वेलरी थेफ्ट्स वाला जो मसला आता है, नॉर्मली इसको रिलीज़ कराना होता है कोर्ट के ज़रिए। अगर कोई चीज़ सीज हो जाती है तो फिर हम ट्रायल में जाती है, उसको पेश करना होता है, उसको दिखाना होता है दौरान ट्रायल। उसमें लोगों को बड़ी परेशानी आती है कि भाई एक तो गहना भी चोरी हो गया, प्लस कोर्टों के भी चक्कर लगाए, उनको रिलीज़ भी कराएं, वकील का भी खर्चा है। तो हमारी एक कोशिश रहती है कि उनको भी हम फैसिलिटेट करें, उनकी जो भी लॉयर्स की जो ज़रूरत है वो हम पूरा करें, उनको जो एक नोडल अफसर लगा दें जो जाके एक ही साथ सबकी रिलीज़ कराए और उनके राइटफुल ओनर को वापस दिया जाए। ये हमारी तरफ से कोशिश रहती है। तो थेफ्ट्स का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी मेहनत की जा रही है और कई केसेस सॉल्व भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। कोशिश हमारी जारी रहती है। जी सर, ऐसा भी देखा गया है कि शक के दायरे में जैसे कई बार लाया जाता है थाने में, एक या दो लोग फिजूल में बैठे होते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो वहाँ कितने दिन रहते हैं, क्योंकि सरकार उनके खाने पीने का खर्चा तो देती नहीं है, तो फिर उनका खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होता है? जो शक के दायरे में आते हैं उनको हम 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। उनकी पूछताछ करते हैं, उसके बाद हमें उनको छोड़ना होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि उससे और भी पूछताछ करने की ज़रूरत होती है तो हम उसको दोबारा बुला सकते हैं। सेक्शन 160 CRPC के अंदर हम नोटिस देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आपको जानकारी है इस केस की, या आपने ये केस किया है, या आप इसमें मुलव्वस हैं, तो आप हमारे थाने में आए और हमें हमारे सवालों का जवाब दें। एक नोटिस इशू की जाती है, उस नोटिस के तहत हम उसको बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं। कई बार पूछताछ 1-2 घंटे लगती है। कई जहाँ पे जो सस्पेक्ट है अवॉइड करता है, हमसे बचना चाहता है, या ऐसा हमें लगता है कि वो इन्वॉल्व है और खुल के सामने नहीं आ रहा है, तो उसकी इंटरोगेशन लंबी भी चलती है। जी। अगर बहुत लंबी चलती है तो हम उसका ख्याल रखते हैं कि थाने में हमारे पास ये फंड्स होते हैं कि हम थाने में उसको खाना खिला सकें, उनकी जो है अननेसेसरी बहुत लंबी वेट ना करनी पड़े, इसका भी हम ख्याल रखते हैं। जी सर, ड्रग्स की अगर हम बात करें तो जैसे पुलिस का कहना है, हमारी जम्मू पुलिस का कहना है कि मोस्टली जो ड्रग सप्लाई है वो या तो अखनूर इंटरनेशनल बॉर्डर से आता है, या कठुआ, या कश्मीर से। सब पता होते हुए भी अभी तक क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद डिपार्टमेंट के चंद ऑफिसर्स की वजह से ऐसा हो रहा हो? ड्रग्स की जहाँ तक आपने बात की, अखनूर सेक्टर या कठुआ सेक्टर या कश्मीर सेक्टर, मैं आपको ये बता दूं कि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल, चाहे वो रजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, अर्निया हो, कठुआ हो, हीरानगर हो, कश्मीर हो, हर जगह से पार से, बॉर्डर के पार से ड्रग्स की भारी मात्रा में सप्लाई होती है। बिल्कुल। ये जो हेरोइन है जिसको चिट्टा बोलते हैं यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में नहीं बनता जी, तो उस हद तक जम्मू कश्मीर उस मामले में सेफ है। लेकिन पार से जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जी, वहाँ से चाहे वो टेरर ग्रुप्स हों, चाहे वो ड्रग सप्लायर्स हों, कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रग सप्लायर और टेरर ग्रुप्स भी मिले हुए होते हैं, नार्को टेरर बोलते हैं उसको। तो ये लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ड्रग्स को भेजी जाए। उससे इनको दो फायदे होते हैं। एक तो हमारी जो नस्ल है उसको खराब करने में, उनको जो उनकी जो उनके प्लान के अंदर ये होगा युवा पीढ़ी को खराब करना, वो करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो उससे जो मनी जनरेट होता है, उससे जो आतंकवादियों को पैसा जाना होता है, वो भी जो पर्पस उनका हल हो जाता है कि जो यहाँ पे जो सेल परचेज की जो प्रोसीड्स हैं, उस प्रोसीड्स को ये यहीं पे आतंकवादी संगठनों को दे देते हैं। तो ये पार से लगातार कोशिश की जा रही है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 125 किलो हेरोइन पिछले 1-1.5 साल में बरामद हुई है जी। 125 किलो की अगर आप ब्रेकअप करें, आधे mg का एक चिट्टे का डोज होता है, तो कम से कम 10 लाख डोजेस जो है हमने आप मान लें कि हमने प्रिवेंट कर दिया लोगों तक पहुंचने में।
युवा पीढ़ी तक पहुंचने में 10 लाख डोजेज। अगर एक लड़का अगर 10 डोजेज भी लेता है अपने तकरीबन 6-8 महीने में, समझे कि 1 लाख युवा को हमने इससे बचा लिया है। बिल्कुल। तो ये एफर्ट्स है जो लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब इतनी बड़ी सीजर्स होती है तो इसका कोरोलरी जो है ये होता है कि कई सारे लोगों को चिट्टा सप्लाई होने से रुक गया। ये बात ज़रूर है कि चिट्टा फिर भी कुछ लीकेज हो जाती है, कुछ आ जाता है सिस्टम में, और वो धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। जी। कंज्यूमर्स को हम पकड़ते रहते हैं, डील करते रहते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स बहुत छोटी मात्रा में अगर कंज्यूम करता है, एक तो लॉ में उसके खिलाफ बहुत लंबी सज़ा नहीं होती, वो जल्दी भी छूट सकता है। जी। और उसके बाद वो जो है उसको एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन है जब हम ये सोचते हैं कि उसको एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाए या एज एन एक्यूज ट्रीट किया जाए। जी। बिल्कुल ही छोटा कंज्यूमर जो है, चाहे अपने दोस्तों के बहकावे में आके या किसी और के बहकावे में आके अगर कुछ कंज्यूम कर लेता है जी, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको एज अ विक्टिम किया जाए या एज एन एक्यूज किया जाए। हर आदमी को एज एन एक्यूज ट्रीट करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन जो एज अ विक्टिम अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसके लिए हमने अलग अलग मेथड्स लगाए हैं, जैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है पुलिस का, वो चल रहा है। एक नया ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हम बनाना चाह रहे हैं। तो हमारी एक जो सोशल सर्विस का भी जो प्रयास है जी, वो भी इसमें शामिल है। और कोशिश हमारी रहती है कि किसी ना किसी तरीके से यूथ को ड्रग से दूर हटाया जाए, चाहे वो सप्लाई चेन की तरफ से रोकने की बात हो, चाहे वो उनको पकड़ के काउंसलिंग करके रिहैबिलिटेट करने की बात हो। दोनों तरीके से प्रयास चल रहा है। सर, जैसे आपने बताया ना कि युवा पीढ़ी को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास ऑलरेडी पुलिस कर रही है, बट मैंने जैसे कहा कि चंद ऑफिसर्स की वजह से, जिनमें से एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, एक एसपी थे जो आईजी बने, वो काफ़ी चर्चित थे इन चीज़ों में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं और जिनकी वजह से जो थोड़ी बहुत लीकेज होती है वो हो रही है? हर किस्म के लोग हैं सिस्टम में जी। मतलब इंडिविजुअल को कंट्रोल करना तो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता जी। उनके अपने संस्कार, उनके अपनी जो उनको जो अपब्रिंगिंग है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के डायरेक्शंस को चूज़ करता है जी। ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ सिस्टम में भी कुछ गलत लोग शामिल होते हैं, उनकी तरफ से भी ये इस तरह के वो होते हैं जिसके कारण सिस्टम और ख़राब होता है जी। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि सिस्टम में हर तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिनकी आपने बात की, उन पे भी एक्शन लिया गया है और उन पे आगे भी ट्रायल और कन्विक्शन की स्टेज पे भी बात पहुंची है। तो ये सब चलता रहता है और हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो पुलिस के अंदर अगर हैं उनको ढूंढ निकाला जाए, उनको भी सज़ा दी जाए जी। जम्मू पुलिस में भी हमने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो पुलिस के मुलाजिम थे जी, उनको भी, उनके खिलाफ भी जो है लीगल एक्शन लिया गया जी। सर, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ चंद, मैं दोबारा ये शब्द इस्तेमाल करूंगी, क्रिमिनल माइंडेड ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अंदर ही केसेस को निपटा देते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद लॉकअप में मर जाना ऑफेंस है या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मर जाना ऑफेंस है? आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? ये किस किस्म के डेथ्स की बात कर रहे हैं? ड्रग्स रिलेटेड बात कर रहे हैं? सर, आप सभी उसमें ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे वो कोई भी हो। डेथ्स इन कस्टडी के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रोसीजर है जी, इंक्वेस्ट की प्रोसीजर है, वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। अगर इस तरह की चीज़ें होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि ख़ास तौर से ड्रग्स के केस में जो एडिक्ट होता है उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ओके, और अगर उनको ऑल्टरनेट्स नहीं दिए जाए वहाँ पे तो उस वजह से भी डेथ्स होती है जी, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कंट्रोल से बाहर की बात होती है जी। ऐसे कुछ केसेस होते हैं, कुछ अदरवाइज भी डेथ्स होते हैं, तो वो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है क्या तरीका है, कैसे सज़ा मिलेगी, कौन इस पे देखेगा, कौन इंक्वायरी करेगा और उसको लीगल जो है फाइनल लीगल एंड तक पहुंचाया जाता है, लीगल एक्शन लिया जाता है उसके खिलाफ, वो सारा चलता है। ऑलराइट सर, साइबर क्राइम भी अभी अपनी पीक पर है, तरह तरह की, जैसे फिशिंग है, आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह के थेफ्ट्स हैं, सो इस पर क्यों अभी तक कोई इफेक्टिव रिजल्ट सामने नहीं आया? आए दिन केसेस बढ़ते ही रहते हैं।
केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि साइबर की यूसेज बढ़ रही है जी। साइबर स्पेस में अब जैसे हम पहले कैश दे के कहीं कुछ खरीदते थे, आजकल एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जी जी बिल्कुल ज़्यादा कन्वीनियंट भी है जी। हम घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। ख़ास तौर से कोरोना के टाइम में लोगों ने जो ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम और ज़्यादा बढ़ाया, लोगों के घरों में ज़रूरत की चीज़ें आने लगी जी। तो ये सब जो है यूसेज ऑफ साइबर स्पेस काफ़ी बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो इसके अंदर जो लूप होल्स है उसको कुछ जो ख़राब एलिमेंट है, बैड एलिमेंट्स हैं, वो तैयार उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके वो उसमें पैसे कमाते हैं। इसके लिए साइबर क्राइम सेल है हमारे पास जी बिल्कुल। एक तो वो हमारे जो क्राइम ब्रांच में है, दूसरा जम्मू प्रोविंस के लिए एक है और कश्मीर प्रोविंस के लिए एक है जी। ये एस्टेब्लिश हो चुका है, इस पे काफ़ी केसेस भी रजिस्टर किए गए हैं। टाइम टू टाइम हम एडवाइजरीज भी जारी करते हैं कि ये नया सिस्टम आया है, आप चाहे वो फेसबुक के ज़रिए हो चाहे ट्विटर के ज़रिए हो, हम एडवाइजरी देते हैं कि आप इन चक्रों में ना पड़े, ऐसे वेरीफाई करें, ऐसे इनको हम आप पिन ना शेयर करें, इस किस्म की बातें हम शेयर करते रहते हैं जी। काफ़ी लोग उसको फॉलो भी करते हैं और एहतियात भी बरतते हैं। फिर भी ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग केयरलेस रहते हैं और उन जो है हिदायतों को नहीं फॉलो करते। जी बिल्कुल सही। इसको प्रिवेंट करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप जो है अपनी तरफ से केयरफुल रहें जी। अपनी एहतियात बरतें और इसको जो अगर क्राइम हो जाता है तो इसकी डायमेंशंस आपको बताएं। आपने एक सीरियल देखा होगा, जामताड़ा करके एक सीरियल आई थी नेटफ्लिक्स पे। वो एक ऐसा गांव है झारखंड में जहाँ पे हर आदमी यही काम करता है और इस पे ये सिम कार्ड्स बदलते रहते हैं, प्रीपेड फेक एड्रेसेस नाम पे सिम कार्ड्स होते हैं जी। ये अपने बैंक अकाउंट्स पे सही डिटेल नहीं डालते, छोटे अरसे के लिए बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं और जो ही उसमें पैसे आते हैं उसको विड्रॉ करते हैं, क्लोज करके चल पड़ते हैं जी। इस पे दूसरे स्टेट्स के भी लोग लड़के शामिल हैं जो ये काम करते हैं। तो इन तक पहुंचना, एक तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से जाना आना ये वक्त लगता है, वहाँ पे जाके वहाँ कैंप करना पड़ता है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, सारे एड्रेसेस फेक होते हैं जी। सारे सिम कार्ड के एड्रेसेस फेक होते हैं, बैंक अकाउंट के वो फेक होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल बेहतर होगा कि हम एहतियात बरतें। अगर बाय द वे कहीं ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारी टीम्स तैयार रहती हैं। हमारी टीम्स ने कई सारे लोगों को पकड़ के लाया। अभी हाल फिलहाल में 19 लाख की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी जिस पे उनके किसी के साथ धोखा हुआ था, वो हमने दिल्ली से पकड़ के, हम गुड़गांव से पकड़ के लेके आए उसको। तो हमारी कोशिश चलती रहती है। कोशिश हमारी रहती है कि जितने ज़्यादा रिलीफ हम लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाएं जी। लेकिन मेरी तरफ से हिदायत ये रहेगी कि आप खुद भी काफ़ी केयरफुल रहें। बिल्कुल। बैंक्स ने भी काफ़ी अपना सिस्टम चेंज किया। जैसे ऑनलाइन SBI की जो अगर ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग करते हैं तो पहले ये था कि यूज़र नेम पासवर्ड डाला आप अकाउंट एक्सेस कर, आज आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज आपको OTP भी आती है आपके मोबाइल पे। सो एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस बैंक्स की तरफ से भी आए हैं जी। तो कुल मिला के हर डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे कोई भी हो जी, हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो साइबर क्राइम जो है उसमें गिरावट आए और ये कंट्रोल में आ जाए। जी सर, जैसे आपने अभी बताया कि पुलिस को जनता का सपोर्ट पूरी तरह से चाहिए होता है ना, इट्स अ 2-वे प्रोसेस। तो अभी जाने से पहले आप स्टेट टाइम्स के माध्यम से हमारी जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी सेवा के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। हमारी तरफ से हिदायत है कि आप चाहे ड्रग्स का मसला हो, चाहे साइबर क्राइम का मसला हो, एहतियात बरतें। अपने घर में अपने बच्चों पर नज़र रखें। कोई अगर अपने रास्ते से भटक रहा है तो आप हमें सूचित करें, हम आपकी मदद के लिए सामने आएंगे। अपनी तरफ से एहतियात बरतें और कोशिश करें कि जम्मू जो है क्राइम फ्री रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ IG जम्मू IPS मुकेश सिंह जी, जिनके साथ हमने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें स्टेट टाइम्स।